हेलो फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 और बायोटेक्नोलॉजी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पार्ट 1 को ज़रूर देखें, तभी आपको ये बाकी पार्ट ये समझ में आएगा, राइट। और बाकी जो लेक्चर्स हैं उन्हें भी आप देखते रहिए, प्लेलिस्ट दी गई हुई है। वॉइस शाइस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, वॉइस कोर्सेज को भी सब्सक्राइब कीजिए। इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इन पर कॉमेंट दीजिए, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग ये एक टेक्निक होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम है, जीनोम में क्या आता है हमारा जीन्स, राइट। जीन्स आता है, जो सेट ऑफ जीन्स है, पूरा डीएनए किस तरह से अरेंज है उसे पूरा जीनोम कहते हैं। तो जीनोम को मैनिपुलेट किया जाता है जिससे कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। अब ट्रेड्स ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था कोई कितना लंबा है, छोटा है, उसके स्किन का कलर क्या है, उसकी आंखों का कलर क्या है, तो उसे ट्रेड्स कहते हैं, राइट। तो वो जो ट्रेड्स होते हैं उसे एक तरह से जो कि ट्रेड्स इस उस ऑर्गेनिज्म में पहले से नहीं है, नेचुरली नहीं है, राइट। उन्हें ऐड करने के लिए या फिर हटाने के लिए, या फिर कुछ ऐसे ट्रेड्स भी हो सकते हैं जैसे कि कैंसर, राइट। कुछ ऐसी बीमारियां भी जो हमारे पेरेंट्स से आती हैं उसे हटा दिया जाए, राइट। तो वो भी किया जा सकता है, या फिर कुछ अच्छी चीज़ें डाला भी जा सकती हैं, ओके। जैसे किसी डिसीज़ से रेजिस्टेंस हो गए, ओके। तो फिर रेजिस्टेंट जीन कुछ होता है कि जिससे कि ये बीमारी ना आए, तो ऐसा कुछ जीन भी डाला जा सकता है। या फिर किसी इंटेलिजेंस वाला कोई जीन, हम जैसे कि हमें पता है कि ये जीन इंटेलिजेंस के लिए, तो फिर ऐसा जीन भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राइट। तो इसे जो ये ऐड करना और हटाना, रिमूव करना, तो इन सब के ये जो चीज़ें होती हैं, राइट, ये इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो इस तरह से जो क्या है जीनोम होता है वो मैनिपुलेट होता है। फिर देखते हैं इस जो ये प्रोसेस है इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। एक प्रोसेस नहीं कि ये निकाला और ख़त्म, या फिर ये डाल दिया तो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ये डीएनए होता है उसके फ्रेगमेंट, जैसे कि डीएनए के कुछ टुकड़े किए जाते हैं, डीएनए के कुछ टुकड़े किए जाते हैं, राइट। और तो उसे न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल और उसे टेस्ट ट्यूब, राइट। तो उसे टेस्ट ट्यूब में उसके कुछ फ्रेगमेंट्स बनाए जाते हैं और फिर उसे जोड़ा जाता है। तो डीएनए जो इंसर्ट किया जाता है ना, एक वेक्टर में इंसर्ट किया जाता है। अब ये जो वेक्टर होता है वो कोई भी वायरस हो सकता है, कोई भी और भी कोई तरह का ऑर्गेनिज्म हो सकता है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो वो बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस भी हो सकता है। वेक्टर के बारे में हम अच्छी तरह से जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, राइट। तो आपको वो डाउट क्लियर हो जाएगा ये वेक्टर क्या होता है, और ये पूरा पूरा प्रोसेस भी काफ़ी डिटेल में अच्छी तरह मैं समझाऊंगी ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो उससे क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल होता है एक जगह से दूसरी जगह कैरी किया जा सकता है, राइट। तो उससे जो डीएनए है उसे इंसर्ट किया जा सकता है, राइट, या फिर वो जीन को इंसर्ट किया जाता है और फिर बाद में वो मल्टीप्लाई होता है। तो इसमें क्या क्या टेक्निक्स होती है, पहले तो जीन को अलग किया जाता है, जो जीन हमें चाहिए उसे अलग किया जाता है, फिर उसे उस जीन को सिंथेसाइज, राइट, उसे बनाया जाता है। फिर डीएनए वही पूरा डीएनए आरडीएनए टेक्नोलॉजी में होता है, फिर उस जीन की क्लोनिंग की जाती है। अब देखते हैं हम उसे जो पूरा प्रोसेस में जो अभी तक समझा रही थी उसे हम पिक्चर के थ्रू समझते हैं ताकि आपको पूरी तरह से एकदम समझ में आ जाए और कोई भी क्वेश्चन आए इस पर आप उसे अच्छी तरह आंसर कर पाए। तो देखिए ये ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है डीएनए, राइट। तो अब ये देखिए डीएनए, डीएनए में का जो एक सेगमेंट होता है उसे इंसुलिन सॉरी उसे जीन कहते हैं, राइट। तो जीन बेसिकली क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ डीएनए और सेगमेंट ऑफ डीएनए, राइट। तो अब कोई एक सेगमेंट है डीएनए का जिससे कि इंसुलिन निकलता है, राइट। तो इस जीन में हमने आइडेंटिफाई किया कि इससे इंसुलिन निकलता है। अब क्या होता है, इसे हम वेक्टर, ये देखिए वेक्टर, वेक्टर एक प्लास्मिड है। प्लास्मिड को अगर आपको याद रखना है, हमेशा आपको ये याद रखना होगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। मतलब कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, मोस्टली हमने देखा किस तरह से वो क्रोमोसोम में अरेंज होता है। क्रोमोसोम कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। लेकिन कुछ कुछ ऐसे डीएनए होते हैं जो कि क्रोमोसोम से बाहर होते हैं, राइट, न्यूक्लियस से बाहर होते हैं, तो वो उसे प्लास्मिड कहते हैं। तो प्लास्मिड बैक्टीरिया ये सब में मिल जाता है, राइट। और जिस बैक्टीरिया में मिलता है वो वेक्टर का काम करता है क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है। तो ठीक है, तो आपको वेक्टर भी समझ में आ गया और न्यू और प्लास्मिड भी समझ में आ गया। तो फिर ये वेक्टर का काम करेगा, ये जो प्लास्मिड है, राइट। ये किसी हो सकता है किसी बैक्टीरिया से लिया गया हो, किसी वायरस से लिया गया हो ये प्लास्मिड। तो अब ये प्लास्मिड में से ये जो जीन इसे निकाल दिया गया। अब इसमें क्या किया जाएगा, इसमें ऐसा किया जाएगा कि जो इंसुलिन है
इंसुलिन वाला जीन है इसे यहाँ पे अटैच कर दिया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, राइट। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उस बैक्टीरिया में डाल दिया जाएगा ताकि वो इंसुलिन जनरेट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बन गया जिसमें कि ये इंसुलिन जीन है। फिर आगे जाकर ये जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है ये ऐसा जीन बनाने लगेगा जिससे कि ह्यूमन इंसुलिन सिक्रीट होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुल मिला के इस तरह से आरडीएनए टेक्नोलॉजी काम करता है। अब देखते हैं जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है इससे क्या क्या होता है। इससे जो फॉरेन डीएनए हम देख रहे थे ना, फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो फॉरेन डीएनए सेगमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट स्पीसीज में, ठीक है। तो जो डीएनए होता है वो फॉरेन सोर्स से लाया जाता है और इसलिए इसे आरडीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, देखिए कितने ज़्यादा इसके एप्लीकेशंस है। बायोटेक्नोलॉजी में, वेस्टर्न फार्मेसी में, डॉक्टर ऑफिस में, वेटरनेरियन, मेडिकल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, बायोलॉजिकल रिसर्च लेबॉर्ट्री, राइट। तो हर जगह इसे यूज़ किया जा सकता है जहाँ पे भी बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी होता है। और फिर देखते हैं कुछ प्रोडक्ट्स जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू जो कुछ प्रोडक्ट्स बनाए गए थे, जैसे कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, राइट। तो इंसुलिन भी एक तरह का प्रोटीन ही होता है। तो वो जो और भी एप्लीकेशंस जैसे आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बताए गए हैं, रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, उसके बाद रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, गोल्डन राइस भी इसी के थ्रू बनाया गया था, और हर्बिसाइड एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस क्रॉप्स, राइट। तो इंसेक्ट से बचाने वाले ऐसे क्रॉप्स जो कि जिन पे जो कीड़ों का असर नहीं पड़ता, राइट, और हर्बिसाइड का असर नहीं पड़ता, ऐसे भी फसल बनाए जा सकते हैं। अब हम आते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स पे, राइट। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड में क्या किस तरह से किया जाता है, जो जेनेटिक मटेरियल है। अब जेनेटिक मटेरियल में क्या आ गया हमारा, जीन्स, राइट। तो ये जो जीन्स है उसे मॉडिफाई किया जाता है, ऑल्टर किया जाता है, किसका इस्तेमाल करके, आरडीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। तो ये पहला यहाँ पे दिया गया है, पहला मॉडिफाइड क्रॉप था, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप था, वो 1982 में प्रोड्यूस किया गया था। ये था एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट, ठीक है। तो ऐसा प्लांट बनाया गया था जो कि जिस पर एंटीबायोटिक का कोई असर ना पड़े। तो एग्जाम्पल यहाँ पे फ्लावर्स आर टोमेटो दिया गया है। ये फर्स्ट कमर्शियली ग्रोन जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है। तो ऐसा खाना था जो कि कमर्शियली अवेलेबल था, यानी इसे बड़ी मात्रा में इसे बनाया गया और इसे बेचा गया, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल है। इसे खाने के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी लाइसेंस दिया गया था। मतलब इसे मार्केट में बेचा गया, जो नॉर्मल हम सब्जी ये सब खाते हैं उसी तरह से इस टमाटर को भी बेचा गया था और इसे लाइसेंस मिला था। और इसे ऐसा क्यों बनाया गया था, इसमें मतलब कुछ जेनेटिकली चेंज इसलिए किया गया ताकि उस टमाटर में जो टमाटर है जल्दी ना पके, ठीक है। जल्दी पकेगा तो मतलब जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो वो उस प्रोसेस को धीमा करने के लिए ये जो जेनेटिकली इसे मॉडिफाई किया गया था। और एग्जांपल देख लेते हैं गोल्डन राइस। यहाँ पे जो बीटा कैरोटीन या फिर विटामिन ए जिसे कहते हैं उसे इंट्रोड्यूस किया गया था जिससे कि नाइट ब्लाइंडनेस को रोका जा सके। फिर और एग्जांपल्स है जीएम कॉटन, जीएम मस्टर्ड, बीटी क्रॉप्स, राइट। फिर बीटी ब्रिंजल, इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए बीटी ब्रिंजल का इस्तेमाल किया गया। फिर बीटी कॉटन, और बीटी कॉटन को महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। अब देखते हैं इसके ये जो जीएम क्रॉप्स की बात कर रहे हैं हम, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की, जो और स्पेशली उसमें से जो जीएम क्रॉप्स आते हैं उसके कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला बेनिफिट है कि कॉस्ट बेनिफिशियल है, राइट। तो इससे उसकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है, जो फार्मर्स है वो काफ़ी इसलिए उसे प्रेफर करते हैं। और लेस लेबर इंटेंसिव होता है, मतलब उसे लगाने में इतनी मेहनत नहीं लगती है। और रेजिस्टेंट होता है, हमने जैसे देखा था जो हार्श क्लाइमेट कंडीशंस होते हैं, राइट। और फिर हम देखते हैं पेस्टिसाइड से सबसे भी वो बचाता है, और जो उसमें कीड़े लगते हैं उससे भी वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इस वजह से भी इसे प्रेफर किया जाता है। और इससे अब क्या होगा कि अगर फसल अच्छी होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, बहुत जो पॉपुलेशन है उनके खाने की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, उस राइट, उनके लिए खाना अवेलेबल होगा। तो फिर फूड सिक्योरिटी उससे इंश्योर किया जा सकता है। और उससे जो पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड का जो यूज़ किया जाता है वो उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि पहले से ही जो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, जैसे कि जो हर्बिसाइड से सबसे उसे पहले से ही बचाया जा सकता है।
अब देखते हैं इससे कंसर्न्स क्या क्या है, इससे हमें चुनौतियाँ क्या क्या, प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं जीएम क्रॉप से। तो ये पहला है कि क्योंकि अगर उसका जो जेनेटिक्स चेंज किया जाता है, उसका जेनेटिक चेंजेस लाने की वजह से क्या होता है कि कुछ ऐसा देखा गया है कि वो खाने के बाद बुरे असर डाल रहे हैं, एडवर्स इम्पैक्ट डाल रहे हैं जो ह्यूमन हेल्थ पे, एनिमल हेल्थ पे, जिसे भी जो खा रहे हैं उन पर बुरा असर पड़ रहा है। जैसे कि एक केस देखा गया है कि पेस्टिसाइड पॉइजनिंग, जो महाराष्ट्र में 60 लेबरर्स और जो फार्मर्स थे वो इन्हीं पेस्टिसाइड के वजह से, राइट, मर गए वो। तो उसमें इसी जीएम सीड्स का मतलब कहा गया था कि हाथ इस जीएम सीड्स की वजह से वो मर गए थे। और जो ग्लाइफोफॉस्फेट फॉस्फेट को यूज़ किया जाता है उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो ह्यूमन है, राइट, इंसान है, और जो कैटल मतलब वहाँ पे जो गाय ये सब हैं जो कि खेत में काम करते हैं उन पर भी बुरा असर पड़ रहा था, और काफ़ी वो उनके उनके हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा था, हेल्थ हज़ार्ड का काम कर रहा था। ठीक है। और फिर मोनोपोलाइजिंग मार्केट, यहाँ पे देखिए ऐसा होता है, ये टर्मिनेटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, इन जो ये सीड्स है ना जीएम सीड्स में टर्मिनेटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सिंपल सिंपल मीनिंग ये है कि ऐसे बीज बनाए जाते हैं, मतलब ऐसे इस तरह के उसमें चेंजेस भी किए जाते हैं जिससे कि वो अपने बीज ना बनाए। अगर उसका बीज बनाएंगे तो फिर किसान आगे से वही बीज यूज़ करेगा, राइट। तो इसलिए कि और फिर बाद में वो नए नए सीड्स खरीदेगा नहीं। तो ताकि वो नए सीड्स नए बीज ना खरीद सके, इसलिए वो क्या करते हैं, नए सीड्स खरीदे। ठीक है, नए सीड्स खरीदने के लिए वो क्या करते हैं, फिर से उसी कंपनी के पास जाके उसी जीएम क्रॉप्स को फिर से ले सके, उस वजह से क्या करते हैं वो ऐसे इस तरह के जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करते हैं जिससे कि वो अपने खुद के बीज ना बना सके। फिर देखते हैं ट्रांसजेनिसिस। ट्रांसजेनिसिस क्या होता है, तो ऑर्गेनिजम्स दैट हैव इंसर्टेड डीएनए। अब हमने देखा था पिछले स्लाइड्स में, राइट, यहाँ पे आप देख लीजिए। हाँ, तो ये हो गया एक ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम, क्योंकि इसमें जो डीएनए है वो फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जो डीएनए इंट्रोड्यूस किया गया है फॉरेन डीएनए, इसलिए ट्रांसजेनिक हो गया, तो इसी को ट्रांसजेनिसिस कहा जाता है, राइट। तो मैंने दिखा दिया आपको। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रोसेस होता है एक्सोजेनस जीन, बाहर का जो जीन होता है, राइट, दूसरे स्पीसीज का जीन, दूसरे के स्पीसीज से का जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एग्जाम्पल्स हो गए ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स हो जाते हैं, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स में भी ऐसा होता है। मोनसेंटो, राइट, ये नाम याद रखिए। मोनसेंटो एक अमेरिकन मल्टीनेशनल एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजिकल कॉरपोरेशन है। ठीक है, तो ये अमेरिका की एक कंपनी है मोनसेंटो। तो ये जो हर्बिसाइड ग्लाइकोफोसेट है, हमने देखा था ग्लाइकोफोसेट की वजह से 60 लोग मर गए थे महाराष्ट्र में, राइट। तो फिर वो ग्लाइकोफोसेट को बनाती है, और ये मतलब एक तरह से इसी का वर्चस्व है, इसी मार्केट पे इसी का वर्चस्व है। और इन लोग टर्मिनेटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, राइट, हमने देखा था टर्मिनेटेड जीन्स बनाते हैं, टर्मिनेटेड सीड्स बनाते हैं, जिन्हें सुसाइड जीन्स सीड्स बोलते हैं, क्योंकि वो अपने सीड्स वो आगे नहीं बनाते हैं। तो ठीक है, इस तरह से ये आगे इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा वही है, किस तरह से वो अपने अपने बीज खुद नहीं बनाते। ठीक है, फिर ये एक और एक बॉडी है मेको, महाराष्ट्र हाइब्रिड कॉरपोरेशन। एक और एक है एफएसएससीआई। एफएसएससीआई, अब यहाँ पे ये दिया गया है कि एफएसएससीआई ही देखती है जो इंडिया में जीएम क्रॉप्स ये सब का जो रेगुलेशन है वो एफएसएससीआई देखती है। लेकिन एक और एक बॉडी है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, तो इसे इंडिया में एपेक्स बॉडी माना जाता है जो कि इसका रेगुलेशन करती है, राइट। तो आपको नाम ये याद रखना है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। फिर देखते हैं, देखिए इस पर जो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी या फिर माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी, इस पर डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आया था 2021 प्रीलिम्स में, राइट। और ये मैंने एक प्रीलिम से कुछ टाइम पहले ही इंग्लिश में ये वाला लेक्चर लिया था, तो जिसने वो देखा होगा ऑब्वियसली पक्का उसने ये क्वेश्चन पूरा पूरा ठीक किया होगा, राइट। तो अब मैं इसे हिंदी में समझाती हूँ अच्छी तरह से। तो देखिए जो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी है, राइट, इसे 3 पेरेंट्स बेबी भी कहते हैं। कैसे कैसे 3 पेरेंट्स बेबी कहते हैं, देखते हैं। तो जो बेबी होता है, ठीक है, उसमें जेनेटिक मटेरियल आता है अपने पेरेंट्स से। अब यहाँ पे जो जनरली 2 पेरेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल होता है। जो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, ये एक पार्ट होता है सेल का। ठीक है, एक सेल का ये एक पार्ट होता है, इसे यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जो क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, राइट, ये छोटा सा पार्ट होता है सेल का। तो उसमें क्या होता है, इसे जब से जिसकी मदर है उसका माइटोकॉन्ड्रिया खराब है,
तो उस मदर का जो फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया है, खराब जो माइटोकॉन्ड्रिया, उसे हटा दिया जाता है और किसी हेल्दी डोनर का माइटोकॉन्ड्रिया उसे ऐड कर दिया जाता है, राइट। तो उस वजह से 3 पेरेंट्स बेबी होता है। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको अच्छी तरह डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी। तो डॉक्टर क्या करते हैं, डिफेक्टिव जो एग का जो डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया है उसे हटा देता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ना, उसे पूरी तरह से हटा देता है। और फिर बच्चे में जो माँ का जो फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए था, माइटोकॉन्ड्रिया जो खराब था, खराब माइटोकॉन्ड्रिया था, वो वो आने की जगह क्या होता है, हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया आता है, राइट। और उससे मैस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये एक तरह की बीमारी होती है जिसकी माँ के थ्रू ये फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया आता है, उससे ये बीमारी हो सकती है। तो अगर हम ये टेक्निक का इस्तेमाल करें प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र का, तो उससे जो बच्चे को इस बीमारी से बचाया जा सकता है, राइट। अब हम देखते हैं प्रोसेस होता कैसे प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र का। अब देखिए, पहले एग है, एग को फर्टिलाइज किया गया है, राइट। तो एग होता है, आपको ये पता होगा, जो फीमेल का होता है, राइट, एग सेल होता है। अब इसमें स्पर्म से फर्टिलाइजेशन की हो जाता है। अब फर्टिलाइज होने के बाद क्या होता है, अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया, जो मदर है उसका है अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसे क्या किया जाता है, अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया को उसमें छोड़ दिया जाता है। और मदर का, क्योंकि डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, तो हमें किसकी ज़रूरत है, हमें न्यूक्लियस की ज़रूरत है, क्योंकि हमें डीएनए चाहिए मदर का। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ न्यूक्लियस को ले लेते हैं, एग सेल को छोड़ देते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे ले लिया। अब हमने इस न्यूक्लियस को, राइट, मदर के जो न्यूक्लियस है, जो असली माँ की जो न्यूक्लियस है, क्योंकि ये फर्टिलाइज्ड एग है, राइट, तो इसे ले लेते हैं और हम एक हेल्दी डोनर, यहाँ पे दिया गया पेरेंट्स न्यूक्लियर मटेरियल प्लेस्ड इनसाइड डोनर एग। अब ये जो डोनर है उसका जो एग है वो हेल्दी है, राइट, उसके माइटोकॉन्ड्रिया में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें मदर का डीएनए चाहिए, इसलिए हम मदर का न्यूक्लियस उसमें इंसर्ट कर देते हैं। और जो डोनर का जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो डोनर का न्यूक्लियस है हम उसे निकाल देते हैं। डोनर न्यूक्लियर मटेरियल इज रिमूव्ड एंड डिस्ट्रॉयड, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे लेकिन हमें इसकी हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत है। तो इस तरह से, और ये जो एग है उसे फिर उसी फादर के स्पर्म से उसे वो किया जाता है, क्या कहते, फर्टिलाइज किया जाता है, राइट। तो इस तरह से 3 पेरेंट्स बेबी बनता है। अब देखते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी या फिर राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो ईटीटी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने लॉन्च किया था। इसे लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी, तो मैंने बताया था लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जो भी हमारे लाइफ स्टॉक मतलब जो मवेशी ये सब हैं, जैसे कि गाय हो गए, भैंस हो गए, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, राइट। उनके वो अगर वो दूध दे रहे हैं तो उसका क्वालिटी बढ़ाना, ये सब इसका उद्देश्य है। तो इसमें क्या होता है, असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, राइट, जिसमें जो जाइकोट है या फिर एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो या जाइकोट क्या होता है, भ्रूण, ठीक है, अंदर जो पेट में जो शिशु होता है उसे कहते हैं जाइगोट या फिर एम्ब्रियो। तो उसे कलेक्ट किया जाता है डोनर एनिमल से, जो कि जैसे कुछ गाय होती है जिसका दूध बहुत अच्छा है, राइट, तो वो गाय को हम अच्छा मानते हैं, तो हायर जेनेटिक मेरिट कहते हैं उसका, उसका जो जेनेटिक मेरिट है वो अच्छा है, तो वहाँ से उसे ले लिया जाता है। फिर उसे दूसरे एनिमल में डाल दिया जाता है, जो कि सरोगेट का काम करेगी। अब सरोगेट क्या होती है, सरोगेट वो होती है जो अपने बच्चे को नहीं पालती अपने पेट में, दूसरे के बच्चे को अपने पेट में पालती है, तो वो सरोगेट का काम करती है, राइट। तो इस तरह से, तो आप नेक्स्ट स्लाइड में फिर से मैं अच्छे से आपको पिक्चर के थ्रू आपको समझाऊंगी। यहाँ पे मैं जो लिखा है वो उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर क्या होता है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था मास एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोग्राम। तो ठीक है, तो इस तरह से जो एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो हेल्दी हायर जेनेटिक मेरिट वाली जो डोनर एनिमल है, उससे दूसरे एनिमल में डाला जा रहा है, रेसिपिएंट एनिमल में, ठीक है, और फिर वो सरोगेट का काम कर रही है। तो ये मास एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोग्राम है, जिससे क्या होगा, जो इंडिजिनियस ब्रीड है, राइट, हम तो ये जानते हैं, जो हमारी असली जो देसी गाय जिसे कहते हैं ना, वो हायर लेवल की होती है, मतलब उसका दूध ऐसा मानते हैं कि वो अच्छा होता है, ठीक है। तो फिर ये स्कीम देखिए, नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी, इस स्कीम के तहत ये किया गया था। अब इसका यही था ऑब्जेक्टिव, क्या था, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, जो हमारी इंडिजीनियस है, जो हमारी देसी गाय है, राइट, उसका कंजर्वेशन करना, उसे बचाना और उनका डेवलपमेंट करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो स्पर्म है, यहाँ पे कोई एक जो मेल है उसमें उसका स्पर्म लिया गया है,
ठीक है। और फिर जो ये माँ है जो हाई मेरिट की है गाय, ठीक है, उसका उसके एग को फर्टिलाइज किया गया है और अब ये जाइगोट बन रहा है यानी भ्रूण बन रहा है और उस भ्रूण को और फर्दर उसे मतलब एक तरह से तोड़ा गया है जिससे कि वो और ज़्यादा गाय के बछड़े बनेंगे और फिर इसे दूसरी गाय में इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया है जो कि अब सरोगेट का काम करेगी, उसे अपने बच्चे की तरह पेट में पालेगी। अब देखते हैं गोकुल ग्राम। तो इसमें क्या है, इंडिजिनियस ब्रीड्स की, राइट, जो देसी हमारी गाय हैं उस ब्रीड के जो ये राइट उन्हें बढ़ाने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट, उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे, ठीक है, जो वो और जो कि उसे देखिए ग्राम का मतलब गांव, तो उन गांवों को, ठीक है, ये इन गोकुल ग्रामों को सेल्फ सस्टेनिंग बनाया जाएगा, वो मतलब अपने आप मतलब आत्मनिर्भर बन सकें, ठीक है। और फिर इकोनॉमिक उनके जो वहाँ से जो दूध नहीं सब निकलेगा, ठीक है, जैसे कि आप अमूल देख लीजिए, आनंद गांव का एग्जाम्पल है अमूल, वो सेल्फ सस्टेनिंग बनाना, तो उसी मॉडल पे ये कुछ तरह से इस तरह से काम किया जाएगा। और भी जो ऑर्गेनिक मेन्योर निकलेगा मतलब जो खाद निकलेगी जो गोबर से निकलता है, राइट, उसे खाद की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, वो वर्मी कंपोस्टिंग की जाएगी उसी गांव में। फिर यूरिन डिस्टिलेट जो गौमूत्र है, राइट, उन सबको इस्तेमाल किया जाएगा उन्हें, और आगे मतलब डिस्टिलेट बनाएंगे तो फिर उसे बेचने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। और बायोगैस से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होगा। तो कुल मिलाकर ऐसे ऐसे गांव बनाएंगे जाएंगे जो कि आत्मनिर्भर होंगे, राइट, और इसी प्रोग्राम के तहत, गोकुल ग्राम के तहत। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट टॉपिक होता है जो कि है टिश्यू कल्चर। ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, राइट, एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे देखिए आपको इसके थ्रू समझ में आएगा, प्लांट है, प्लांट का एक एक पार्ट काट लिया गया है, राइट, ये इनिशिएशन स्टेज, यहाँ पे आ गई है इनिशिएशन स्टेज। अब यहाँ पे क्या होगा, सेकंड स्टेज है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे जो लिया गया था, काट लिया गया था, इसे आगे जाके रखा जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। पहले ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, मतलब अभी ये जस्ट एक छोटा सा एक पार्ट है, आगे जाके डिफ्रेंशिएट होगा, मतलब एक ये जड़ बनेगा और ऊपर तना बनेगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब ये इतना बनने लगेगा, इसे क्या किया जाएगा, ग्रीन हाउस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, क्योंकि ताकि वो वहाँ के जो कंडीशन है उस पे उसमें वो पहले ग्रो करे, उसके बाद फिर उसे नॉर्मल कंडीशंस में, राइट, जो नेचुरल एनवायरनमेंट में, वहाँ पे उसे रख दिया जाएगा। इस प्रोसेस को अक्लेमेटाइजेशन कहते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए और फिर अब यहाँ पे देखते हैं। अब उसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इनिशिएशन में क्या हो गया, जो हमारा टिश्यू है, जो हमें टिश्यू चाहिए उसे कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, और फिर उसे स्टेरलाइज किया जाता है, मतलब उसे साफ कर लिया जाता है ताकि वो किसी तरह से गंदा ना हो, आगे आगे उसे अच्छी तरह इस्तेमाल करने के लिए उसमें कोई गंदगी नहीं रह जाए। फिर उसे मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, फिर प्लांट टिश्यू कल्चर में। और फिर बाद में जो स्टेरलाइज्ड एग प्लांट, ठीक है, मतलब उसे साफ कर लिया गया तो वो स्टेरलाइज हो गया। फिर उसे इस्तेमाल किया जाता है, उसे उसमें मतलब ग्रोथ रेगुलेटर्स, राइट, जिससे कि वो आगे बढ़ सके, ऐसे ऐसे कुछ मतलब उसे एक तरह से खाना पीना दिया जाता है, राइट, उसे ग्रोथ को बढ़ाया जाता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल, फिर बाद में वो जाके सेल्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, उन्हें ऐसा मीडियम प्रोवाइड किया जाता है, राइट, फिर उसे कैलस कहते हैं। तो पहले ये तो डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, राइट, वो पहले पहले वैसा का वैसा ही रहता है, उसके बाद वो जाके जड़ बनता है और तना बनता है, राइट। तो फिर उसके बाद क्या होता है, रूट्स, फॉर्मेशन ऑफ रूट होता है, फिर शूट बनता है, ठीक है। फिर उसे ऑब्जर्व किया जाता है 1 हफ्ते तक, उसके बाद उसे एक्लेमेटाइजेशन वाली प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया जाता है, जब उसे ग्रीन हाउस में रखा जाता है और फिर वहाँ पे वो डेवलप होने लग जाता है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, यहाँ पे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। और फिर उसके बाद वो उस नर्सरी से उसे निकाल के नेचुरल इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब इसी तरह से जो प्लांट टिश्यू कल्चर में हमने देख लिया, उसी तरह से एनिमल टिश्यू कल्चर भी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन विट्रो मेंटेनेंस किया जाता है, राइट। तो कुछ ऐसे जो सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं या फिर ऑर्गन हो गए, उसे पहले आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में रखा जाता है और फिर बाद में उसे ग्रो किया जाता है, ठीक है, कुछ डिफाइंड कंडीशंस में। फिर उसमें ऐसे कुछ मीडियम दिए जाते हैं ताकि वो ग्रो कर सके, और फिर इसी तरह से टिश्यू कल्चर कैरी आउट किया जाता है। अब देखते हैं एक और एक टेक्निक जिसका नाम है जीन थेरेपी, ठीक है। तो जीन थेरेपी मेडिकल फील्ड में ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन पे फोकस करती है, ठीक है। हर चीज़ तरह से हम हर चीज़ को देख रहे हैं, वो जेनेटिकली ही मॉडिफाई की जा रही है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। अब इससे थेराप्यूटिक इफेक्ट, राइट, तो किसी किसी बीमारी को ठीक करने के लिए
उसे कहते हैं थेरेप्यूटिक, ठीक है। तो बीमारी को ठीक करने के लिए या फिर किसी चीज़ को रिपेयर करने के लिए, राइट, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मतलब 2 टेक्निक्स इन्वॉल्व होती है, या तो जर्म लाइन थेरेपी और सोमैटिक जीन थेरेपी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। एक हेल्दी जीन है, ये हेल्दी जीन है, और ये वायरस वेक्टर है, ये राइट, ये एक तरह से आरडीएनए को ही समझाया गया है। तो ठीक है, यहाँ पे इस वेक्टर में हेल्दी जीन को इंसर्ट किया गया है, फिर वो जाके आगे होस्ट में उसे डाल दिया जाएगा, यहाँ पे ये ट्रांसजेनिक बन जाएगा। फिर अभी आगे देखते हैं जीन एडिटिंग। तो पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं नोबेल प्राइज़ भी काफ़ी आ रहे हैं इस क्षेत्र में। काफ़ी जगह काफ़ी लोगों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, और रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, और इस पर क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं, राइट। क्रिस्पर Cas9 में तो 2018 में क्वेश्चन आया था, तो और रिसेंटली भी क्वेश्चन आया। तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब देखते हैं जीन एडिटिंग, राइट। तो जीन की एडिटिंग, राइट, तो जीन को एडिट किया जा रहा है या फिर चेंज किया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है एज अ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, जिससे कि ऑर्गेनिज्म का डीएनए वो उसे चेंज कर सके। अब इससे क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल जैसे हमारा जीन हो गया, डीएनए हो गया, तो उसे या तो ऐड किया जाता है या फिर रिमूव कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, कुछ उसका मतलब कुछ एक जगह 2 जगह में उसे चेंज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से उसे मॉडिफाई किया जाता है या फिर एडिट किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे अप्रोचेस हैं, कई तरह के मेथड्स, मतलब तरीकों से ये किया जा सकता है, कोई एक तरीका नहीं है। तो अभी जो रिसेंटली जो है बहुत फेमस जो हो रहा है वो है CRISPR-Cas9। अब CRISPR-Cas9 का पूरा नाम क्या है, क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलेंड्रोमिक रिपीट्स, ठीक है, CRISPR-Cas9 और CRISPR एसोसिएटेड प्रोटीन 9, ठीक है। तो ये इसका नाम है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है CRISPR-9 क्या है, बस ये क्या है वो याद रखना है। तो CRISPR-9 क्या होता है, एक सिस्टम है। तो इसने रिसेंटली ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, क्योंकि ये बहुत फास्टर टेक्निक है, चीपर है, सस्ता है, और एक्यूरेट भी है ये, ठीक है, और बहुत इफ़ेक्टिव है, एफिशिएंटली ये काम करता है। ये जो जीनोम एडिटिंग मेथड्स में काफ़ी इफ़ेक्टिव काम कर रहा है। तो फिर CRISPR-Cas9 अडेप्टेड, तो ये कहाँ से लिया गया था, नेचुरली अकेरिंग जीनोम एडिटिंग सिस्टम, जो कि एक बैक्टीरिया में, ये नेचुरली एक्चुअली ये जो सिस्टम था ये नेचुरली बैक्टीरिया में मौजूद था, राइट, वहाँ से इसे अडॉप्ट किया गया है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से समझाया गया है किस तरह से डीएनए की एडिटिंग की जाती है थ्रू CRISPR-Cas9। तो यहाँ पे डीएनए एडिटिंग टेक्निक है CRISPR-Cas9 के थ्रू। तो क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस के बेसिस पे काम करता है, उसी तरह का होता है ये, ठीक है। फाइंड ढूंढता है फिर उसे रिप्लेस करता है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम में आ गया हमारा डीएनए। अब यहाँ पे देख लें, जो सेल है, सेल इज ट्रांसफेक्टेड विद एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो जो क्या होता है, सेल में एंजाइम कॉम्प्लेक्स आता है, राइट। एंजाइम मैंने बताया था, एंजाइम के साथ कुछ और भी रहता है तो उसे एक तरह से कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो फिर कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आता है, एक है गाइड मॉलिक्यूल, ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि गाइड करेगा कि इसे कहाँ जाना है। और फिर आता है हेल्दी डीएनए कॉपी, ठीक है, जो हेल्दी डीएनए चाहिए हमें। और फिर कटिंग, क्योंकि अब रिप्लेस करना है तो कहीं तो काटने की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो इसलिए कटिंग एंजाइम। अब देखिए, जो स्पेशली डिज़ाइन सिंथेटिक गाइड मॉलिक्यूल, तो पहले गाइड करेगा ना कि कहाँ पे जाना है, ये नहीं कि कहीं किसी भी डीएनए के किसी भी सेगमेंट को काट दिया। तो इसी के लिए गाइड डीएनए की ज़रूरत होती है, गाइड मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पे गाइड किया जा रहा है। तो गाइड मॉलिक्यूल फाइंड द टारगेट डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है, तो डीएनए के किस स्ट्रैंड को टारगेट करना है वहाँ पे ले जाता है ये गाइड मॉलिक्यूल, राइट। अब इसे हमें हटाना है, राइट, इस सेगमेंट ऑफ डीएनए को हटाना है और इसे रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गाइड कर लिया, यहाँ पे पता चल गया, तो भाई यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया गाइड मॉलिक्यूल का। अब आते हैं हम लोग कटिंग डीएनए कटिंग एंजाइम पे। अब क्या करेगा, अब इसे रिप्लेस करना है तो इसे काटेगा, तो ये एंजाइम डीएनए कटिंग एंजाइम इसे काट देगा, तो ये डिफेक्टिव डीएनए स्ट्रैंड को हटा दिया जाता है। अब क्या होता है, जो हेल्दी डीएनए स्ट्रैंड है उसे यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, राइट, उसे यहाँ पे लगा दिया जाता है, और इस तरह से काम करता है। तो ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट के लिए आपको अच्छा काम आएगा। तो ये हो गया हमारा प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स, राइट। तो ये CRISPR-Cas9 है, इसके साथ ये जो गाइड आरएनए है, राइट, और ये सीआरएनए का जो सीक्वेंस है, तो इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स बनता है CRISPR-Cas9 कॉम्प्लेक्स। तो फिर वही इसके बाद टारगेटिंग होती है, फिर कटिंग होती है, कटिंग के बाद रिप्लेस किया जाता है, फिर इंसर्शन किया जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं अब इसके अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। टारगेटेड डी मेडिसिन बन सकते हैं, बायोफ्यूल्स, ड्रग रेजिस्टेंस क्रॉप
न्यू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, उसके बाद कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं, सेफ्टी से रिलेटेड हो गए, एथिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, रेगुलेटरी चैलेंजेस हो सकते हैं, राइट। अब हम आते हैं जीन डोपिंग पर। अब जीन डोपिंग क्या होती है? हमने एथलीट्स के बारे में ये सब जाना ही होगा कि डोपिंग टेस्ट में ये एथलीट फेल कर गया तो उसकी वजह से उसके मेडल्स ले लिए वापस, राइट। तो क्या होता है, ये एक हाइपोथेटिकल नॉन थेरेप्यूटिक यूज़ होता है, मतलब कोई बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, फिर भी किसी तरह की दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मोस्टली एथलीट्स यूज़ करते हैं इसे अपनी जो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, जिसका इस्तेमाल गलत है, राइट, क्योंकि एक उनको एक अच्छा, मतलब एक तरह से अनफेयर एडवांटेज दे देता है, राइट। तो इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया करना चाहिए, इसीलिए डोपिंग की टेस्ट की जाती है, उन एथलीट्स का टेस्ट किया जाता है, राइट। फिर देखते हैं जीन साइलेंसिंग, तो स्विचिंग ऑफ एक्सप्रेशन। तो अब क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था, कुछ जीन क्या होता है, डीएनए का एक सेगमेंट होता है, राइट। तो हो सकता है कि ये जो जीन है वो कैंसर कॉजिंग जीन है। तो अब हमें क्या, अगर हमें चाहिए कि किसी को कैंसर ना हो, तो उस जीन को हटा देना चाहिए, राइट, उसे दूसरे जीन से रिप्लेस कर देना चाहिए, या फिर उसे कम से कम साइलेंस कर देना चाहिए। तो उसी साइलेंसिंग को, उसको स्विच ऑफ करने के लिए, तो स्विचिंग ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन, राइट। तो जीन एक्सप्रेस होगा तो फिर प्रोटीन जनरेट होगा, उसके बाद फिर उस तरह से फिर वो, अगर कैंसर कॉजिंग है तो कैंसर कॉजिंग हो जाएगी, या फिर कोई और बीमारी हो सकती है, तो उसे स्विच ऑफ किया जाता है। तो इसके इसे जीन साइलेंसिंग टेक्निक कहते हैं। फिर आ गया जीन क्लोनिंग। तो इसमें क्या होता है, क्लोनिंग से आपको पता चल रहा है, राइट, कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमें कोई एक जीन है जिसमें इंटरेस्ट है, ये जीन, इस सपोज ये जीन में कोई अच्छी चीज़ है, जैसे कि ये हायर इंटेलेक्ट वाला है जीन है, इससे कि जो इंसान में ये जीन है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। तो अब हमें उसे कॉपी करना है, हम उसे पहले लोकेट करेंगे, राइट, गाइड मॉलिक्यूल के थ्रू, गाइड एंजाइम के थ्रू, फिर उसे हम कॉपी करेंगे, ठीक है, और फिर उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसे दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालेंगे। तो यहाँ पे देख लिए जो क्लोनिंग कैसे हो रही है। ये डोनर है, इसका जो सोमैटिक सेल, मतलब उसकी जो बॉडी का सेल है, और ये सरोगेट है, राइट, इसका जो एग सेल है। तो इसका एग सेल लिया जा रहा है, तो जो इसका एग सेल में यहाँ पे इसका न्यूक्लियस डाला जा रहा है, राइट। जो ये एग सेल, इसके एग सेल में ये इसका न्यूक्लियस डाला जा रहा है और इस तरह से क्लोनिंग की जा रही है, राइट। अब देखते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें ये क्षमता होती है, राइट, ऐसा पोटेंशियल होता है कि वो जो और बॉडी के जो और भी डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं ना, सेल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उन सेल्स में वो अपने आप को वो फिर से बना सके, राइट। तो ये रिपेयर सिस्टम का, सपोज कुछ किसी की इंटेस्टाइन्स या आंतड़ियाँ हो गई हैं, पूरी तरह से ख़राब हो गई, नष्ट हो चुकी हैं, तो अगर हमें अभी आंतड़ी बनानी है, राइट, वो इंटेस्टाइन्स बनाने, तो वो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम स्टेल सेल्स का इस्तेमाल करें तो वो फिर से जनरेट हो सकती है, राइट, रीजनरेटिव का काम कर सकती है। तो स्टेम सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल्स, ठीक है, ये पूरे जो दूसरे सेल्स हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट होते हैं, वो अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अनस्पेशलाइज्ड होते हैं। हाँ, अब ये आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये याद रखिए अनस्पेशलाइज्ड हो सकते हैं, और वो बहुत सारे अलग से रखे फंक्शन, मतलब वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, राइट, वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आगे जाके। दे हैव पोटेंशियल टू बिकम स्पेशलाइज सेल्स, वो आगे जाके स्पेशलाइज सेल्स बन सकते हैं, जैसे कि मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, ब्रेन सेल्स, राइट, इसमें वो अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। मेनली 3 तरह के स्टेम सेल्स होते हैं, एडल्ट स्टेम सेल्स, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और एमनियोटिक स्टेम सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एमनियोटिक मतलब जो पेट में होता है, राइट, जो मदर के पेट में होता है, जब वो बच्चा भ्रूण होता, एम्ब्रियो के स्टेज में होता है, तब होता है ये। और फिर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, जो कि जब वो एम्ब्रियो स्टेज में होता है उस टाइम स्टेम सेल्स कुछ मौजूद होते हैं, और फिर एडल्ट जब वो बड़ा हो जाता है तभी भी कुछ स्टेम सेल्स होते हैं, राइट। तो ये 3 टाइप होते हैं, आपको बस नाम याद रखने की ज़रूरत है, दैट्स इट। अब आते हैं हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। तो जीनोम क्या होता है? एक एंटायर सेट ऑफ डीएनए, जो डीएनए का पूरा एक जो सेट होता है एक इंसान में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, नॉट ओनली जस्ट इंसान, किसी भी ऑर्गेनिज्म में पूरा जो सेट ऑफ डीएनए है उसे जीनोम कहते हैं, ठीक है। उसमें पूरा हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन उसका होता है, ठीक है। वो कैसा होगा? तो जो डीएनए टेस्ट किया जाता है तो उसमें पूरे डीएनए को मैच किया जाता है। तो उसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड और आरएनए, ठीक है। अगर
होता है ना कि जैसे वायरस हो गए, उसमें किसी किसी वायरस में आरएनए होते हैं, और मोस्टली जो ह्यूमन है ये सब होता है उनमें डीएनए होता है, राइट। तो डीएनए या और आरएनए हो सकता है जीनोम में। फिर जीनोम सीक्वेंसिंग में मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट जो पेयर है, अब हमने बेस पेयर्स देखे थे ना, एडेनाइन, थाइमिन, ग्वानाइन, तो फिर वो किस तरह से अरेंज्ड है उसी को बेस, उसको एग्जैक्ट ऑर्डर जो होता है उसका, उससे हम पूरे उस डीएनए का पता लगा सकते हैं। तो वो जो बेस पेयर है ना, उसके वो पूरा हम अगर उसका एग्जैक्ट ऑर्डर पता लग जाए तो हमें उसका जीनोम सीक्वेंसिंग पता लग जाएगा, जीनोम किस तरह से वहाँ उसका जीनोम का क्या सीक्वेंस है ये हमें पता लग जाएगा। तो दिस डेटा, ये जो डेटा है उसे बहुत सारे चीज़ों को एनालाइज करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि उसमें किस तरह के म्यूटेशंस हो सकती हैं। म्यूटेशन मतलब जो जीन है, जीन अगर अचानक से अपने आप चेंज हो जाता है, अब जैसे हम देख रहे हैं जो कोरोना वायरस है, ये अब इसके बहुत सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं। पहले हमने सुना था कि डेल्टा वेरिएंट है, अब अभी अभी जो फेमस हो रहा है वो है ओमिक्रॉन, राइट। तो वो क्यों, कैसे हो रहा है, उसके वर्जन्स क्यों हो रहे हैं, मतलब वो वेरिएंट्स कैसे हो रहे हैं, वेरिएशंस आ रहे हैं म्यूटेशन के थ्रू, राइट। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है अपने आप को म्यूटेट करता रहता है, तो म्यूटेशंस म्यूटेशंस को हम जांच परख सकते हैं, राइट। तो ये म्यूटेशन हुए कैसे उसे भी हम पता लगा सकते हैं अगर हमने जीनोम सीक्वेंसिंग कर ली तो, राइट। तो इसलिए ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट उसके वजह से शुरू हुआ है। फिर अ जीनोम सीक्वेंसिंग सीक्वेंस स्पेल आउट द एग्जैक्ट बेस पेयर्स, ठीक है। तो एग्जैक्ट बेस जो न्यूक्लियोटाइड बेस होता है जीनोम को, वो हम एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं। फिर आप देखते हैं ये इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट है, राइट। तो फिर इसमें बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है। इसका एम क्या है, इसका गोल क्या है, इसका गोल है पूरे जो ह्यूमन जीनोम है, एंटायर ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करना, ठीक है। इसे 1990 में शुरू किया गया था, और जो कि 2003 में ख़त्म हुआ। ये कोऑर्डिनेट कौन किया कर रहा था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ये यूएसए ने किया था, यूएसए का गोल था। अब ऑब्वियसली अब इसके गोल्स देख लीजिए, बहुत सिंपल है। एफिशिएंट, इससे डायग्नोसिस अच्छी हो पाएगी, आसानी से हो पाएगी, ठीक है। कोई किसी को कोई जेनेटिक बीमारी है कि नहीं वो पता लगाया जा सकता है, और भी बहुत सारे हेरिडिटेबल डिसीजेस जैसे कि पेरेंट्स से जो बच्चे को आ सकते हैं, कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन, ये सब पहले ही पता लगाया जा सकता है। फिर प्रिसीजन मेडिसिन, मतलब किसी को भी उसके जेनेटिक्स के हिसाब से, राइट, डीएनए मैपिंग करके, डीएनए उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करके किस तरह के उसे मेडिसिन देने चाहिए वो पता लगाया जा सकता है। उसके बाद एवोल्यूशनरी, हमारे एवोल्यूशन को समझने में, एंथ्रोपोलॉजी, राइट, एंथ्रोपोलॉजी, ये सबको समझने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर आते हैं इंडियन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो ठीक है, ये सीएसआईआर जो साइंटिस्ट है उन्होंने, यहाँ पे देख लीजिए, हाँ, सीएसआईआर के साइंटिस्ट, राइट, और इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी आईजीआईबी दिल्ली में, राइट, इन्होंने मिलके मतलब ये एक इनिशिएटिव चलाया था। तो जो एनोनिमस हेल्दी सिटीजन्स हैं उनको, ठीक है, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी बताना एक तरह से उनकी प्राइवेसी का हनन करना है, इसलिए अनोनिमस, राइट, एनोनिमसली किया गया था। अब हम देखते हैं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। तो ये जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है ये इंडिया में है। तो देते हैं, इसमें 20 लीडिंग इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, राइट। तो जैसे कि आईआईएससी बैंगलोर हो गया और कुछ आईआईटीज़। तो इसके जो फर्स्ट फेज़ जो प्रोजेक्ट है उसके फर्स्ट फेज़ में 10,000 पर्सनस, राइट, जो इंडिया में है, उन्हें उनकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाएगा, और एक ग्रिड मतलब इस तरह से उसे उसमें कनेक्ट किया जाएगा उसके थ्रू, ठीक है। फिर इससे क्या होगा, इसे एक रेफरेंस की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, रेफरेंस जीनोम की तरह। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, इससे क्या होगा, ये जो डाइवर्सिटी ये सब है ना, वो मतलब ये जो जेनेटिक स्टडीज़ हैं, राइट, उसे और डाइवर्स किया जा सकेगा। फिर हम देखते हैं नेशनल जीनोमिक ग्रिड, ठीक है, यहाँ ये भी ग्रिड की तरह बनाया जा रहा है इसे। तो इसमें क्या होगा, जो जेनेटिक जीनोमिक डेटा है, जो कैंसर पेशेंट्स हैं इंडिया में, उनका जो जीनोमिक डेटा है उस पर स्टडी की जाएगी, राइट, उनके जीनोम पे स्टडी की जाएगी। तो जो सैंपल जो इट विल कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम कैंसर पेशेंट्स, जो कैंसर पेशेंट्स हैं पूरे इंडिया में, जो कलेक्टिंग सेंटर्स हैं, राइट, वहाँ से उनके सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे इनके कैंसर पेशेंट्स के, राइट। फिर उससे एक ग्रिड बनाई जाएगी, और ग्रिड जो बनाई जाएगी वो कहाँ पे सेटअप की जाएगी, आईआईटी मद्रास, यहाँ पे देख लीजिए, नेशनल कैंसर टिश्यू बैंक, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से ग्रिड को बना के रखा जाएगा।
तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने अनाउंस किया था, हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था कि वो जीनोम ग्रिड फॉर इंडिया स्पेसिफिक कैंसर रिसर्च, ठीक है। तो ये आगे जाके इस ग्रिड का कैंसर रिसर्च में इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए ये ग्रिड बनाई जाएगी। फिर देखते हैं डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल, ठीक है। ये तो बिल था, ये 2019 में पास नहीं किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। तो देखते हैं की प्रोविजंस क्या है इस बिल के, इस बिल के कुछ प्रावधान देख लेते हैं। तो रेगुलेशन ऑफ यूज़ ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए, तो इससे क्या होगा, जो ऑफेंडर्स हैं, क्रिमिनल्स है, राइट, उन सब की जांच की जाएगी। हमें पता है डीएनए की टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो फॉरेंसिक्स में तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। विक्टिम, सस्पेक्ट, अंडर ट्रायल्स, तो उन सब के लिए इसे इस्तेमाल में लाया जाएगा। और डीएनए टेस्टिंग इज़ अलाउड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स लिस्टेड इन द शेड्यूल टू द बिल। तो जो जिस बिल में जो बिल में जो भी प्रावधान है उसी हिसाब से, मतलब उसमें जो भी दिए गए हैं उसी मैटर्स में डीएनए टेस्टिंग को अलाउ किया जाएगा, राइट। और जब भी इंडियन पीनल कोड के हिसाब से आते हैं, राइट, जो ऑफेंसेस आते हैं उनमें, जैसे कि सिविल मैटर्स हो गए, पैटर्निटी सूट, पैटर्निटी जो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, और इंडिविजुअल आइडेंटिटी, उन सब के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। और जो डीएनए का जो सैंपल कट करना है, वो जो बिल में जो प्रावधान है उसी के हिसाब से किया जाएगा, और उसके लिए बकायदा क्या बोलते हैं, वो ली जाएगी, अनुमति ली जाएगी, राइट, कंसेंट लिया जाएगा। फिर देखते हैं उससे क्या होगा, एक और इस बिल में नेशनल डीएनए डेटा बैंक और रीजनल डेटा बैंक के इस्टेब्लिशमेंट, मतलब रीजनल और नेशनल एक डीएनए का डेटा बैंक बनाया जाएगा, उसे स्थापित किया जाएगा, ऐसी बात कही गई है। और फिर डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड टू एक्रेडिट द, अब जो लेबोरेटरीज हैं, राइट, जो ये डीएनए सैंपल्स को एनालाइज करेंगे, उन्हें मतलब उनका भी कुछ मानदंड होने चाहिए, नहीं है कि नहीं, तो उसे एक्रेडिट करने के लिए भी एक बॉडी बनाई जाएगी, डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाएगा। फिर जो जो लोग, राइट, इन जो डीएनए प्रोफाइल्स हैं इनको इलीगली जो इसे लीक कर देते हैं, उनके लिए कुछ क्या बोलते हैं, पनिशमेंट बताए गए हैं। उन्हें 3 साल की जेल हो सकती है, और या फिर और 1 लाख तक उसे उन्हें फाइन भी देना पड़ सकता है, राइट। अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। तो सीधा सीधा है, इसे जस्टिस डिलीवरी में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा, राइट। जो क्रिमिनल्स हैं उन्हें पकड़ा जा सकेगा, उनके जो क्राइम है वो प्रूव किया जा सकता है। एविडेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब हो सकता है ये। रेप, मर्डर और रॉन्गफुल कन्विक्शंस, किसी को गलत तरीके से अक्यूज़ किया गया है तो उस पर उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। फिर हेल्थ से रिलेटेड जो जेनेटिक डिसीजेस है उन्हें पहले ही डायग्नोस किया जा सकेगा, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, ये एक तरह की आनुवंशिक बीमारी है, जेनेटिक डिजीज़ है, राइट, ब्लड से रिलेटेड। उसके बाद डिसीज़, कोई सडनली कोई डिसीज़ आने वाला है, राइट, जैसे कि कोरोना हो गया, तो अगर इस तरह का जीनोम मतलब इस तरह का अगर कोई ग्रिड होती पहले से, तो हो सकता था कि कोरोना के बारे में पहले ही जानकारी मिल जाती, राइट। एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इससे रिलेटेड अब इश्यूज़ क्या क्या है इस बिल से रिलेटेड, तो सबसे पहला कि ये वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, राइट, तो इससे प्राइवेसी का हनन होगा। और ठीक है, तो इससे प्रोफाइलिंग की जा सकती है कि लोगों का, कि इसका जीन ऐसा है, तो जिस तरह से कास्ट के बेसिस पे प्रोफाइलिंग होती है, आज तक हो रही है, राइट, तो उसी तरह की बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। फिर इससे जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है वो कॉम्प्लिकेट हो सकता है, राइट, क्योंकि इसके लिए क्या है, प्रॉपर जो क्राइम सीन के एग्जामिनेशन करनी ज़रूरी है। इसके लिए जो पुलिस होती है उसे काफ़ी ट्रेंड होना पड़ता है। और जो चेन ऑफ कस्टडी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपने, अगर किसी ने दृश्यम 2 देखा होगा, तो उसमें देखिए चेन ऑफ कस्टडी किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जिसका कि फ़ायदा उठाता है हीरो, राइट। तो ये सब भी इस पे ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो कोई ख़राब कर सकता है, तो और एक्सपर्ट एविडेंस का यूज़ करना, ठीक है, तो जो एविडेंस है उसको अच्छी तरह से यूज़ करना, ये भी एक बड़ी चुनौती है। फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ढंग का अभी भी नहीं है, हमने देखा है जिस तरह से। फिर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे जैसे दिया गया, और जो लेबोरेटरीज डीएनए टेस्ट करती हैं उनके भी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ठीक नहीं है। फिर कास्ट बेस्ड प्रोफाइलिंग, हाँ, ये भी हो सकता है, राइट।
अगर किसी के बारे में जेनेटिकली ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर लीक हो जाती है तो। अब चैलेंजेस इंडिया क्या क्या फेस कर रहा है, कंपलसरी लाइसेंसिंग। अभी कंपलसरी लाइसेंसिंग आपको जानना है तो आप सिंपल सिंपल ये समझ लीजिए, जैसे यूएस में होता है कि कोई ड्रग अगर है, ठीक है, कोई बहुत रेयर डिसीज़ है, या फिर मान लीजिए कैंसर को क्योर करने वाली कोई कोई एक दवाई है, वो बनाता है और उसका वो पेटेंट कर लेता है, वो अमेरिका में कोई कंपनी उसे पेटेंट कर लेती है। अब वो उसी वो बीमारी के लिए वो जो दवाई है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, और इंडिया में लोगों को चाहिए, क्योंकि इंडिया में कुछ किसी गरीब को चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसे भी तो चाहिए, वो उसे भी वो बीमारी से निजात पाना है। तो उसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, कंपलसरी लाइसेंसिंग के लेकर आ जाती है, राइट। तो उससे क्या है, जो हमारी जो इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, या फिर इंडिया की गवर्नमेंट, वो उस दवाई को बिना उसके परमिशन के, वो जो यूएस की कंपनी के बिना परमिशन के उस दवाई को बना सकती है, राइट। तो वो कंपलसरी लाइसेंसिंग एक हो गई, चुनौती हो गई। फिर इसमें R&D, जो रिसर्च के लिए वो एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और फिर क्वालिटी जॉब्स नहीं है अभी भी, क्योंकि बायोफार्मा अभी भी इवॉल्व हो रहा है। फिर पब्लिक अवेयरनेस और मॉडर्न टूल्स की कमी होना, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस हो गए। वीडियो को अब तक देखने के लिए थैंक यू, बने रहिए, ठीक है। मैं और भी दूसरे पार्ट्स के साथ आपके सामने आऊँगी। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वाईशाइस चैनल को। थैंक यू सो मच।